हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुब्रेन में। आज फिर से हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट किए थे हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल। इसका पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था फिजिकल प्रॉपर्टी पर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, दोनों का डिफरेंसेस बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे बताया गया है कि हम लोग इसको मेटल को एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना कम रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज हमको बताएगा, है कि नहीं। जो टॉप पे रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और जो सबसे नीचे रहेगा यानी कि वो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा, और बीच वाले मॉडरेट रहेंगे। सिंपल सा बात। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेटल का एसिड के साथ यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा, और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पे बात करेंगे, और देन लास्ट में हम लोग आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड होता क्या है कि नहीं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप जरूर उस वीडियो के देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, इसमें लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। हमको यहीं से कंटिन्यू करना था क्या, कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कि जब रिएक्शन हम लोग मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए इसमें क्या है। लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, जिसमें आपको बताया गया है क्या, कि जब हम लोग मेटल का रिएक्शन, किसका, मेटल का रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब मेटल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद बोला गया कि कॉपर, सिल्वर और फिर क्या, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हैं कौन कौन, तो पहला नंबर आपको लिखा गया कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर और मरकरी, ये जो हैं क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, कि जब हम लोग आयरन को कराएंगे किसके साथ, तो HCl के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा, FeCl2 और फिर हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हम लोग आयरन को कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, HCl के साथ, तो देखने को मिलेगा क्या, कि यहाँ पर FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब आप Mg के साथ कराइएगा, क्या मैग्नीशियम के साथ कराइएगा HCl का, तो फिर देखने को मिलेगा MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर उसको जब हम लोग Zn के साथ कराएंगे, जिंक के साथ, तो उसको कराएंगे तो ZnCl2 बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब एल्युमिनियम के साथ कराइएगा, Al के साथ, तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा AlCl3 बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। यानी कि इस तरह से हम लोग को देखना है क्या, कि जब भी हम लोग मेटल का कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट वो क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर और मरकरी। तो इसका भी आपको नाम याद रखना बेहद जरूरी है। इस तरह से फिर देखिए आगे हम बताते हैं। आगे लिखा गया है क्या, कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन, यानी कि आपको बताना है कि मेटल का जो सॉल्यूशन होगा उसका रिएक्शन क्या होगा अदर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ क्या होने वाला है। ये तो बोल रहा है क्या, कि रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन कराना है मेटल का विथ सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट के साथ, यानी कि दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जब इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन तो क्या देखने को मिलेगा। तो लिखा गया है क्या, कि मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन बी, यानी कि मेटल ए है और सॉल्यूशन जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो बी का है, वो दूसरे मेटल का बात हो रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन ए और फिर क्या बनेगा, मेटल बी। होगा क्या, कि यानी कि जिस मेटल का हम लोग रिएक्शन करा रहे थे दूसरे वाले सॉल्यूशन के साथ, तो मेटल का यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ए का और वो मेटल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कि रिएक्टिव मेटल can displace less reactive metals from their compounds in solution।
अब बोल रहा है क्या कि रिएक्टिव जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिव का मतलब क्या, रिएक्टिव तो दोनों है, लेकिन जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। किसको कर देगा, तो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। वही बात लिखा हुआ है क्या कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर द कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि उस सॉल्यूशन से क्या करेगा, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये परंपरा ऐसे ही चलता है कि नहीं। जो लोग मजबूत रहते हैं कमजोर वाले को क्या करते हैं, दबा के आगे निकलने का कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वही बता रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को पीछे छोड़ देगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, आयरन है यहाँ पर Fe और CuSO4 क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां से क्या देखेंगे हम लोग, यहां से कॉपर क्या होगा, कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन इसका जगह ले लेगा। और देखिए आपको देखने को मिला कॉपर अलग हो गया, आयरन क्या आ गया, FeSO4 बन गया। यानी कि पहले क्या था, CuSO4 था, अब वो कॉपर का जगह कौन ले लिया, आयरन ले लिया। कॉपर का जगह कौन लिया, आयरन लिया। और यहां पर आपको दिख रहा है कि कॉपर अलग है, पहले आयरन अलग था अब कॉपर अलग हो गया। यही चेंजेस का बात कर रहा है कि जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, तब हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि पहले वाला जो मेटल था उस सॉल्यूशन में जाके बैठ जाएगा और जो उसमें मेटल पहले था वो मेटल बाहर निकल जाएगा। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करने का काम करेगा, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद, अब उसके बाद आता है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको बहुत काम देगा और ये समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स। क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यानी कि इसका मतलब क्या, देखिए इसमें बताया गया है क्या, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप में होगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो नीचे लाई करेगा, यानी कि वो क्या होगा, लिस्ट में रहेगा। यही बताया गया है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सीयू, कॉपर, Hg, मरकरी, फिर उसके बाद सिल्वर, है कि नहीं। और जब सिल्वर हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या है, गोल्ड। अब यहां से देखने को क्या मिलेगा, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस करके करते हैं और यहां से देखते हैं क्या कि जो यहां से हैं, यानी कि आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब क्या है, तो मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। अब फिर देखिए ये तो मोस्ट रिएक्टिव हो गए, आप फिर लिखिए क्या हो गए हैं, मोस्ट रिएक्टिव हो गए। और ये नीचे वाले जो हैं ये क्या हैं, लिस्ट रिएक्टिव हैं। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो देखिए आपको ध्यान देना होगा कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, टॉप में है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। और जो नीचे की तरफ है, कल भी बात हुआ था इसका क्या, कि जैसे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर आप सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड, तो क्या देखने को मिलेगा, लिस्ट रिएक्टिव। यानी कहने का मतलब क्या, कि जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। अब मान लीजिए कि ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और हम लोग ज्वेलरी के तौर पे इसको यूज करते हैं, सिल्वर और गोल्ड को। अब जब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, पता चला लिए अभी नया ही और तुरंत रिएक्ट कर गया, यानी कि जो इसका कलर है एक्चुअल कलर रहा नहीं, तब तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, फिर ज्वेलरी लेंगे ही नहीं। तो ये सब क्या है कि ये सब रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। और ऊपर वाले क्या हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम है और सोडियम है ये क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, यानी कि इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है कि नहीं। जब आप क्लास 8 में पढ़ते हैं कुछ, यानी कि कंबशन वाले में, तो आपको बताया जाता होगा क्या, कि कौन सा कंबशन रैपिड होता है, कौन सा स्लो होता है, कौन सा एक्सप्लोजन वाला होता है। उस तरीके से आप यदि देखा जाए तो जो टॉप वाला है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि इसको हवा पानी का भेंट हुआ और इसमें आग लगने वाला है कि नहीं। तो यही बताया गया आपको क्या, कि पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सब क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और लास्ट में आप देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे वाले पार्ट में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कि मरकरी, ठीक है, फिर उसके बाद सिल्वर और गोल्ड, ये जो हैं
ये क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, है कि नहीं। यानी कि जो मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है, हाइड्रोजन के नीचे वाला, ये क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। लेकिन ऊपर वाले शुरू में देखा जाए यदि ऊपर से, तब तो फिर कहना ही नहीं है कि नहीं। आगे देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस ये टेबल ही है जो आपका सब लिखा हुआ है इसमें टेबल में, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। और फिर इस तरह से सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है कि नहीं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा गया है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नन मेटल, यानी कि रिएक्शन कराएंगे किसका, मेटल का, किसके साथ, नन मेटल के साथ। तो ये तो पहले से भी पता होगा क्या, कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेटल का नन मेटल के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बताइए, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। देखिए उसमें वो बात आएगा, क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नन मेटल, क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल। यानी कि जब भी रिएक्टिविटी होता है, एलिमेंट का रिएक्शन होता है, तो क्या चाहता है एलिमेंट, क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, बैलेंस शेल उसका फुलफिल होना चाहता है। जब भी आप देखेंगे कोई भी पर्सन का ही बात करिए, तो पर्सन में क्या होगा, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी 10th में हैं, तो आप क्या चाहते होंगे कि 12th कर लेंगे, उसके बाद जेई करेंगे या नीट करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, हमको जॉब लगेगा और हम स्टेबल हो जाएंगे, है कि नहीं। और जो लोग मान लीजिए वो काम कर लिए होंगे, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, तो वो क्या चाहते होंगे कि हमको जॉब लग जाए, हम स्टेबल हो जाएंगे। और जो जॉब कर रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम कुछ क्या करेंगे, लग्जरी गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये सब अलग अलग क्या है, जो जहाँ रहता है अपने स्तर से सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे तो कहाँ कंफर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो वो है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फील्ड बैलेंस शेल, यानी कि सबका टेंडेंसी क्या होता है कि वो कंप्लीट करे, है कि नहीं। तो इसी तरह से एलिमेंट का क्या रहता है कि वो अपना जो भी हो, डुप्लेट हो, ऑक्टेट हो, उसको पूरा करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, यही इसका टेंडेंसी रहता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि एटम ऑफ द मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स का एटम है, लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दियर द वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन, यानी कि यदि मान लीजिए कोई एटम है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कटायन पॉजिटिव होगा। समझिए बात को समझिए, यदि कोई पर्सन बहुत ज्यादा निगेटिव है, क्या है, बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यदि कोई पर्सन ज्यादा निगेटिव है, यदि वो निगेटिविटी को कम करता है, क्या करता है, लूज करने का मतलब क्या, कम करता है, तो पर्सन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल सा बात। और यदि वो क्या करता है, पहले से निगेटिव है और उसको थोड़ा सा निगेटिव मिल गया, तो क्या होगा, बताइए, निगेटिव हो जाएगा और ज्यादा निगेटिव होगा, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हम लोग को देखना होगा कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है। जैसे मान लीजिए आप सोडियम के बात करेंगे, सोडियम का बात करेंगे तो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, 11 होगा, तो आप अरेंज करेंगे तो 281, है कि नहीं। तो ए क्या है, और फिर जब क्लोरीन का बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर 287। अभी आपको एकदम पता रहना चाहिए, एकदम क्या इसमें डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। इसमें बताया क्या जाता है कि जब हम सोडियम के बात करते हैं 281 और क्लोरीन का बात करते हैं तो 287, है कि नहीं। अब दोनों देखिए, ए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन को ए गेन करता है। ए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बन जाता है Na+, है कि नहीं। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और बन जाता है Cl-। तो इतना तो समझ में आ गया क्या, कि जब ए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो क्या होगा, या लूज करेगा, तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। आप जब निगेटिविटी को हटाएंगे तो कैसा होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें क्या है कि पहले से इलेक्ट्रॉन है 7, एक और इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी कि निगेटिविटी को और ले रहा है, तो ये कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया क्या, कि जब हम लोग निगेटिविटी को हटाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, और जब निगेटिव को और लेंगे तो ज्यादा निगेटिव होंगे। तो ये तो हो गया कि एक ऊपर वाला जो सोडियम है वो पॉजिटिव होगा और जो क्लोरीन है वो निगेटिव होगा। लेकिन देखिए इसमें फंडा क्या है कि वो रिलीज ही करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये गेन करेगा। आखिर ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से समझेंगे क्या, कि सोडियम क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैल्शियम क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस पे हम समझेंगे। देखिए अब इसका क्या है
कि इसको फुलफिल होने के लिए, यानी कि इसको वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको भी फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंसेस ज्यादा किस में है? तो ऊपर वाले में डिफरेंस ज्यादा है, 1 से हमको 8 होना है, और इसमें क्या है? 7 से 8 होना है। तो थोड़ा सा आसान काम है कि नहीं है? तो देखिए, लेकिन इसके इस तरह से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कैसे, ट्रिकी थोड़ा समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि 1 का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई पर्सन है, साइकिल से घूम रहा है, और वो चाह रहा है क्या कि फॉर्च्यूनर से घूमे। एक लेवल पर है, अभी फर्स्ट लेवल पर है, 8वां लेवल पर जाना चाह रहा है, साइकिल से घूम रहा है, चाह रहा है कि हम फॉर्च्यूनर से घूमें। उसके लिए क्या है? थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया है कि नहीं? इसलिए यहां पर क्या है? ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वैलेंस शेल को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या चाहेगा? जो होप पाल के रखा है, साइकिल से चल रहा है और फॉर्च्यूनर का जो होप पाल के रखा है, उसको क्या करना पड़ेगा? अंत में निग्लेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यानी कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जो सोचता है कि फॉर्च्यूनर से घूमेंगे, उसको अंत में क्या करता है? छोड़ो, हमको साइकिल ही ठीक है। और इसमें क्या होगा? जैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 का जरूरत है, यानी कि कहने का मतलब ये इनोवा से घूम रहा है और इसको जरूरत है किसका? फॉर्च्यूनर का। तो ये क्या करेगा? इसको हेल्प मिल जाएगा, है कि नहीं? इनोवा को हटाएगा, तुरंत इसको फॉर्च्यूनर मिल जाएगा। 1-2 का कुछ कमी भी होगा, 1-2 लाख का, तो क्या करेगा? कोई दूसरा हेल्प इसको कर देगा। क्या जानेगा? क्योंकि ये दे सकता है। लेकिन साइकिल वाला किसी से बोलेगा भी कि हमको फॉर्च्यूनर लेना है, थोड़ा हेल्प कर दो, तो नहीं करेंगे लोग, लेकिन इसको हेल्प मिल जाएगा। यानी कि इसको बहुत कम का जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और बस 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इसको क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और क्या करेगा? ये अपना वैलेंस शेल को फुलफिल कर लेगा। ऐसा तो नहीं ना करेगा कि इसके पास इनोवा है तो इनोवा भी बेच देगा और ये खाली हो जाएगा। साइकिल तो हटा सकता है, लेकिन इनोवा नहीं ना हटा देगा। तो इसलिए क्या करता है? इसको फॉर्च्यूनर मिलना आसान है। किसके कंपेयर में? तो इसके कंपेयर में। तो यहां से हम समझ सकते हैं क्या? इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है। किसके कंपेयर में? यहाँ कोलिन के कंपेयर में, क्योंकि इसको किसके जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इसको 7 का जरूरत है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग को समझना था कि क्यों वो रिलीज करता है और क्यों ये गेन करता है कि नहीं? और सबका टेंडेंसी वही रहता है कि हम अपने वैलेंस शेल को क्या कर लें? कंप्लीट कर लें, फुलफिल कर लें। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ कि एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म अनायन। बात तो वही है, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है और अनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं। तो कैसे बनते हैं? पॉजिटिव बनते हैं, उसको बोलते हैं कटायन। और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नेगेटिविटी को लेंगे, तो क्या बनेंगे? निगेटिव बनेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको अनायन बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कटायन किसको बोलेंगे, अनायन किसको बोलेंगे, कौन रिलीज करेगा, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और निगेटिव होंगे, यानी कि अनायन होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए इसमें वही बात हो रहा है, क्या लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा गया है कि NaCl का फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखिए क्या अभी बताए थे कि जो Na यानी कि सोडियम जो होगा 281, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्यों रिलीज कर देता है? देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na+। क्यों? क्योंकि ये 281 जो है इसके पास पॉसिबल नहीं है कि ये 8 कर पाए। तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और ये क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। यानी कि क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ये हटा दिया। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि Na+ में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हटने के कारण से क्या हो जाता है? Na+ हो जाता है कि नहीं? तो सोडियम का ऐसे होता है, लेकिन हम लोग ऐसे कंप्लीटली लिख लेते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रखना ये पॉसिबल नहीं है और ये 8 भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? 2 8 हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम कटायन। किसको बोलते हैं? तो Na+ को हम लोग बोलते हैं क्या? सोडियम कटायन।
ये सोडियम कटायन किसको बोलेंगे? तो Na+ को बोलेंगे सोडियम कटायन, यानी कि इसी को जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसको कटायन बोलते हैं। और ये काम कौन करेगा? तो ये काम मेटल करेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम कौन करेगा? तो मेटल करेगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन जो है उसका क्या होता है बताइए? अभी बताए थे 287। क्या होता है? 287। तो इसका पॉसिबल है, एक बस बढ़ाना है, 287 है पहले से, और क्या करना है? 288 करना है। तो इसका पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो इसका एक मिल जाएगा, 28 और 8 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है क्या? कि 287 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा चार्ज आएगा? क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि किसको लिया है? निगेटिव को लिया है। तो कैसा चार्ज आया? निगेटिव आया। और इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड अनायन बोलेंगे, यानी कि क्लोरीन का ये अनायन है। क्यों है? क्योंकि निगेटिव है। और ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा नन मेटल। कौन करेगा? नन मेटल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेने का काम कौन करेगा? तो नन मेटल करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम, लूज करने का काम कौन करेगा? तो मेटल करेगा, है कि नहीं? इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, और वही आपको बताया गया है क्या कि जब ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं? एक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और दूसरे को क्या है? जरूरत है। तो ये दोनों कंबाइन होकर बन जाते हैं NaCl। देखिए कैसे बताना चाह रहे हैं। जैसे एक इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है कि नहीं? और फिर आपको देखने को मिल रहा है जो क्लोरीन है उसके पास मान लीजिए कि 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, है कि नहीं? और एक यहाँ पर, एक का इसको जरूरत है। तो जब इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाता है? ये दोनों का काम बन जाता है। इसको चाहिए नहीं और इसको जरूरत है, हो गया। मान लीजिए कि वो जो कंडीशन बताए थे कि इसको क्या हो सकता है? ये फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता है, लेकिन 1,00,000 रुपया क्या किया है? रखा है, और उसको उतना ही का जरूरत है। तो कहेगा करो तुम ले लो, हम लोग साथ में घूमेंगे, है कि नहीं? ले लेते हैं फॉर्च्यूनर, दोनों आदमी साथ में घूमेंगे। तो ये क्या करेगा? वो उतना का हेल्प कर देगा। तो उसी तरह से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, चलो तुम्हारा तो काम कम से कम हो जाएगा, मेरा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो इसलिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, इसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? आयोनिक कंपाउंड। यानी कि देखिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है कि नहीं? तो आयोनिक कंपाउंड हम लोग जानेंगे कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है? द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द, क्या लिखा हुआ है? द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो सकता है। आयोनिक कंपाउंड का बात क्या बोला कि एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है दूसरे को, यानी कि मेटल के पास क्या होगा? मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और नॉन मेटल का क्या? इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, और वो क्या करेगा? मेटल वाला ट्रांसफर कर देगा इसको इलेक्ट्रॉन, और दोनों में जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? यही बोल रहा है कि कंपाउंड। कंपाउंड का जब दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा उस कंपाउंड का क्या नाम होगा? तो आयोनिक कंपाउंड होगा। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। वही बात लिखा हुआ है क्या कि द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। अभी कैसे देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, और जब इस तरह से ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, और दूसरे को वही रिक्वायर्ड है, यानी कि ट्रांसफर करके उसको दे दिया। और जब इस तरह से करके कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और उसका अदर जो नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कैसे किसी का नाम रहता है, स्कूल का नाम है चुन्नू, और क्या है? घर का नाम है गोलू मोलू। तो उस तरह से हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट? प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है आयोनिक कंपाउंड का। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिखा हुआ है क्या
कि फिजिकल नेचर, यानी कि उसका फिजिकल नेचर क्या होता है। दे आर सॉलिड एंड हार्ड। आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत क्या होता है, सॉलिड होता है और हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। जनरली ब्रिटल, कैसा होगा, जनरली ब्रिटल कहने का मतलब क्या, कि एकदम क्या होगा, अंदर से मजबूत रहेगा, नहीं तो एकदम टूट जाएगा और नहीं तो पकड़ के रहेगा, है कि नहीं। तो ब्रिटल का मतलब वही होता है, हिंदी एकदम प्योर बोला जाए तो छन भंगुर, यानी कि एकदम टूट जाएगा, है कि नहीं। मजबूत है, एकदम टूट जाएगा, नहीं तो ये फ्लेक्सिबल वाला बात नहीं है यहाँ पर। तो ये बोला गया है क्या, कि इसका जो फिजिकल नेचर है ये सॉलिड होता है और हार्ड होता है, और कैसा होता है, जनरली ब्रिटल होता है। फिर उसके बाद आया क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होने वाला है, सब चीज हाई होने वाला है। ये हार्ड भी है, सॉलिड भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फिर देखिए सॉल्युबिलिटी पे बात आता है। सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, तो लिखा गया है कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये जनरली क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड इनसॉल्युबल सॉल्वेंट सच एज किरोसिन, पेट्रोल। और देखिए किरोसिन और पेट्रोल जैसा कोई रहेगा सॉल्वेंट तो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें क्या रहने वाला है आयोनिक कंपाउंड में। तो देखिए क्या लिखा गया है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कंडक्ट तो करेगा लेकिन दो स्टेट में करेगा, कब, जब मोल्टेन रहेगा तब, और नहीं तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तब। सॉलिड में रहेगा तो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये आपका हुआ उसका प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या लिखा हुआ था, फिजिकल नेचर में लिखा हुआ था कि वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा और हार्ड होगा, और जनरली क्या होने वाला है, ब्रिटल होने वाला है। फिर उसके बाद बोला क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो फिर लिखा हुआ कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। फिर उसके बाद बोला कि इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा, ये तो बताइए। तो बोला कि जनरली सोलुबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा, जनरली सोलुबल होगा। और फिर बोला कि इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, यानी कि कुछ सॉल्वेंट में क्या होगा, ये वो सॉल्वेंट का नाम दिया हुआ है क्या, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। लेकिन वाटर में क्या होगा, भर भर के सॉल्युबल है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन क्या रहने वाला है। तो लिखा है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन। दो फॉर्मेट में करता है, मोल्टेन में रहेगा तो कंडक्टिविटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और सॉल्यूशन में भी रहेगा तो कंडक्ट करेगा। तो करेगा कब नहीं, तो सॉलिड में जब रहेगा तो नहीं करेगा। वही कंडीशन है क्या, बट नॉट सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं तो मोल्टेन और सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा। तो ये आपका रहा प्रॉपर्टीज का, है कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।